बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये ज्योतिबा फूले जी के बारे में जानना क्यों जरूरी है और ज्योतिबा फूले को क्यों इग्नोर किया गया है और क्यों इग्नोर किया जा रहा है, ये भी बात समझने की जरूरत है। देखिए, मेरा संबंध, मेरा ताल्लुक बिहार से है और बिहार से पढ़ने के बाद जब मैं जेएनयू में आया तो यहां पे ज्योतिबा फूले के बारे में कुछ पढ़ने को मिला हमें, और मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि जेएनयू आने के वक्त में, जब मैं जेएनयू 2009 में जब यहां आया, उसी वक्त में एक प्रोफेसर एमएसएस पांडियन वो जेएनयू में हिस्ट्री सेंटर में आ गए थे। प्रोफेसर एमएसएस पांडियन जो हैं, उनकी लेखनी को आप जरूर पढ़िए। तमिलनाडु से उनका संबंध है और उन्होंने एक पेपर हम लोगों को पढ़ाया था, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, और उसमें अंबेडकर, फूले, पेरियार और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ाया था। देखिए, जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह के कोर्स को शुरू करने में प्रोफेसर पांडियन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस पे हम कभी और जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पेपर को पढ़ाया। हम लोग बहुत ही एक स्टूडेंट होते थे, ऐसा नहीं था कि फूले के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे, लेकिन एक ख्वाहिश जरूर होती थी कि कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल, कोई बड़ा व्यक्ति अगर वंचित समाज से वंचितों की बात करने वाले किसी स्कॉलर के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो सुनना चाहिए। क्लास के अंदर में गए, हम लोग पढ़ें और धीरे धीरे फूले जी के बारे में हमने जानना शुरू किया। एक और दूसरी चीज है जो मैं आपको कहूंगा कि बहुजनों की जो बातें हैं उनको घर घर पहुंचाने में एक दूसरा व्यक्ति का भी बहुत बड़ा रोल है। उस व्यक्ति का नाम है जे अलूसियस, जो कि इसी जेएनयू में पढ़े हैं, एमफिल किए थे सोशियोलॉजी सेंटर में। राष्ट्रवाद के ऊपर उन्होंने एक कास्ट के पर्सपेक्टिव से, एंटी कास्ट मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से उन्होंने एक किताब लिखी है, नेशनलिज्म विदाउट ए नेशन। यानी भारत में राष्ट्रवाद के नाम पे हंगामा किया जाता है, लेकिन राष्ट्र बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं होती है। और राष्ट्र कोई खिचड़ी नहीं है कि ऐसे ही पक जाएगी। जब आप वंचितों को अधिकार देंगे, जब आप दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अधिकार देंगे, जब सत्ता पर बैठे हुए लोग जब अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, तभी राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। राष्ट्र का निर्माण जो है वो एडवर्टीजमेंट से और प्रोपेगेंडा से नहीं होता है। उन्होंने, अलूसियस साहब ने एक पब्लिकेशन जो है उन्होंने शुरू किया है, जिनमें उनकी पार्टनर भी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जिस पब्लिकेशन का नाम है क्रिटिकल क्वेस्ट। आप लोगों से अनुरोध है कि क्रिटिकल क्वेस्ट के जितने भी पंफलेट्स हैं, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में आपको मिल जाएंगे, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। वही आपके असली टीचर हैं, वही आपके नायक हैं। और हमारे दोस्त धर्मराज जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि खाली बैठे हुए हैं अभय जी, हम सोच रहे हैं कि क्रिटिकल क्वेस्ट को क्यों नहीं उसको हम हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं। तो ये सब चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। और अलूसियस साहब से मैंने एक दिन पूछा कि आपने क्रिटिकल क्वेस्ट शुरू करने का आपके पास विचार कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि एमफिल के दौरान जब वो राष्ट्रवाद पर रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारी रीडिंग्स उनको दिखती थी, और उस रीडिंग्स को जब उन्होंने इकट्ठा किया तो कहा कि क्यों नहीं इसको पंफलेट की शक्ल में इसको छापा जाए, लोग पढ़े इसमें। तो मैं कह रहा हूं कि वंचितों के और बहुजनों के जो नायक हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। मुझे प्रोफेसर कांचा इलैया की भी एक बात याद आती है, शायद जेएनयू में ही कहे थे कि वंचित समाज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं,
उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, वाइस चांसलर भी नहीं है। और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 या 5% ही जो प्रोफेसर्स हैं वो ओबीसी समुदाय से हैं, और इस देश में ओबीसी को रिजर्वेशन 27% है, और उनकी आबादी तकरीबन 50 हो या 60 हो 70 हो, ये तो तभी सामने आ पाएगी जब कास्ट सेंसस होगा। और कास्ट सेंसस की बात करने के बाद ये कहा जाता है कि जातिवाद फैल गया, लेकिन बहुजनों को कोई सीट यूनिवर्सिटी में मत दो, बहुजनों को मीडिया में कोई जगह ना दो, जमीन पे कब्जा कुछ मुट्ठी भर लोग रखेंगे, और सिनेमा, मंदिर, धार्मिक स्थल सब जगह पर कुछ लोग ही उसके चंदा को अपने जेब में डालेंगे। मंदिर बनाने के नाम पे जमीन की कालाबाजारी की जाएगी। अभी कारवा की एक रिपोर्ट आई है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो ये सब है राष्ट्र निर्माण का काम, इससे देश मजबूत होता है। लेकिन जब वंचित अपने अधिकार की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये समाज इससे टूटता है। अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और मैं पढ़ने लिखने को बहुत ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने लिखने से ही सब कुछ हो जाता है। पढ़ना लिखना आंदोलन के बगैर, चीजों को जमीन पे समझने के बगैर अधूरी चीज है। किताब सिर्फ पढ़ लेने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। किताब के साथ साथ अगर आप वंचितों के दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे तो किताब अपने खुद से कुछ माने नहीं दे पाएगा। अब फूले जी की जिंदगी में हम वापस चलते हैं। फूले जी के जमाने में बहुत बहुत बड़े लोग विद्वान थे। कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई वहां से बैरिस्ट्री कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है। लेकिन जो बात फूले जी ने कही है वो बात दूसरे लोगों ने क्यों नहीं कही? इसलिए कि फूले जी किताब भी पढ़ रहे हैं और फूले जी जो हैं उनको वंचितों का दर्द भी उनको सता रहा है। इसलिए कोई भी स्कॉलर, चाहे वो ऊंची जाति से हो चाहे वो पिछड़ी जाति से हो, अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई को एक करियर के तौर पे लेगा, पढ़ाई और लिखाई को सिर्फ एक नौकरी के तौर पे लेगा, तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए, उसको थोड़ी सी अपवर्ड मोबिलिटी मिल जाए, लेकिन वो चीजों को नहीं समझ पाएगा। राम मनोहर लोहिया को याद कीजिए, इतना ब्रिलियंट इंसान, इतना पढ़ा लिखा, 1942 के आंदोलन का हीरो। 1947 में जब आजादी मिलती है तो वो चाहते तो मिनिस्टर बनते, वो चाहते तो मंत्री बनते, चाहते तो क्या नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने अपोजिशंस को मजबूत करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। और वो इंसान जो है एक दिन बाहर है, एक दिन जेल में है, एक दिन सड़क पे है। तो लोहिया जी ने जो बातें लिखी, मैं बार बार धर्मराज से भी ये बात कहता हूं कि 1947 के बाद से इस देश में अगर आप कोई बहुत बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल है तो राम मनोहर लोहिया है। क्योंकि लोहिया ने जाति के सवाल को जिस तरह से उठाया, गैर बराबरी के सवाल को उठाया, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें तथाकथित मार्क्सवादी लोगों ने उठाया जो कि बहुत इक्वालिटी की बात करते थे। एक सिंपल सी बात आप सोचिए, 1960 में यह कहना कि पिछड़े को 60% रिजर्वेशन होना चाहिए, यह कहना कि पिछड़े में सिर्फ पिछड़े शामिल नहीं है बल्कि दलित भी शामिल हैं, आदिवासी भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, इस तरह की बात कहना। और लोहिया की बेबाकी देखिए, उन्होंने ऊंची जाति से क्या कहा? लोहिया खुद ऊंची जाति से आते थे, वैश्य बनिया परिवार, मरवाड़ी परिवार से आते थे। एक बात लोहिया जी ने बहुत ही अहम कही। लोहिया जी ने कहा कि जातिवाद फैलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जातिवाद फैलाने का तरीका है जिसमें आप कहते हैं कि हम जाति को मानते हैं, जाति बहुत ही अच्छी चीज है। ये हुआ कि जाति को लाठी और डंडे के जोर पे उसको मनवाना। और एक चालाक लोग यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेजी किताबों का हवाला देते हैं, सोशियोलॉजी की बात करते हैं। ये लोग जाति को नहीं मानते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। ओह, कास्ट इज डेड, कास्ट इज डिसअपियरिंग, कास्ट तो अब है ही नहीं है। अरे कौन कास्ट को मानता है? वो कास्ट की बात को कहेंगे। अगर आप पूछेंगे कि साहब आपकी जाति क्या है तो कहेंगे क्यों आप पूछ रहे हैं? तो कास्ट की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मेरिट की बात करते हैं। मेरिट जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जबान में
मेरिट जो है वो कास्टिज्म का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है। एक कास्टिज्म है पूछना कि आप किस जाति से हैं, और एक है कहना आपको अंग्रेजी आती है, तो आप क्या कंप्यूटर जानती हैं, तो क्या आप और अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलती हैं, तो आपके पास कोई रिकमेंडेशन लेटर है, तो आपने कहीं ट्रेनिंग ली है, तो आपने ये किया है, तो आपने वो किया है। तो मेरिट के नाम पे लोगों को बाहर करना एक चालाकी, एक धूर्त, सबसे बड़ा धूर्त इंसान है जो मेरिट के नाम पे वंचितों को बाहर करता है और उसी समय यह भी कहता है कि हम तो जाति में यकीन ही नहीं करते हैं। तो लोहिया को भी पढ़ने की जरूरत है। लोहिया की किताबें मौजूद हैं, लोहिया की किताबें हिंदी और अंग्रेजी में मौजूद हैं। पढ़िए लोहिया जी को। और लोहिया जी की राइटिंग में एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोहिया जी अगड़े और पिछड़े के बीच में लड़ाई की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो समाज के अंदर में बराबरी की बात करते हैं। और लोहिया जी एक और बहुत बड़ी बात कहें अपर कास्ट लोगों से, खुद अपर कास्ट है, उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के लोगों को, चूंकि पिछड़े जाति के लोगों को हजारों हजारों साल से उनको बाहर रखा गया है, उनके साथ शोषण किया गया है, इसलिए ऊंची जाति के लोगों को चाहिए कि अगर वो सही में राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, सही में उनको इस देश की फिक्र है जिसकी वो बात कहते हैं, कुछ लोग हमारे साथी कहते हैं न मार्क्सवाद न समाजवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद, वो लोग भी सुन ले। अगर सही में आप राष्ट्रवादी हैं तो लोहिया जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, लोहिया जी ने, कि ऊंची जाति के लोगों को खेत में पड़ने वाले खाद की तरह अपने आप को जमीन में दफन करके पिछड़ी जाति के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को लीडरशिप में आगे लाना चाहिए, उनके हाथ में बागडोर देनी चाहिए। तब समझा जाएगा कि आपके अंदर में इस देश की और इस समाज के बारे में कुछ आपके अंदर में, कुछ आपका दिल में कंसर्न है। लेकिन ऐसा नहीं है। कास्ट सेंसस की जब बात होती है जिससे कुछ रास्ते निकलेंगे पिछड़े समाज के लोगों को कुछ पाने के लिए, तो सबसे ज्यादा उसमें बाधा डालते हैं। तो हमें फूले जी की बातों को, हमें लोहिया जी की बातों को, हमें डॉक्टर अंबेडकर जी की बातों को पढ़ना होगा। और ये चीजें बड़ी आसानी से यहाँ के प्रोफेसर आपको नहीं देंगे। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, उनकी ओरिजिनल राइटिंग को पढ़िए, उनकी ओरिजिनल राइटिंग को पढ़िए, खुद सोचिए। और फूले जी की आज जयंती मन रही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि फूले जी से बड़ा 19वीं सदी में आपको विद्वान, आपको एक्टिविस्ट, आपको फिलोसोफर ढूंढने से नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने भी फूले को अपना गुरु माना है। और इसकी क्या वजह है? 3-4 वजह आप ध्यान रखिए कि क्यों फूले महान हैं। और फूले की किताब गुलामगिरी को हर घर में पहुंचाने की जरूरत है। पहली बात जो फूले जी ने कहा वो यही कहा फूले जी ने कि जो वर्ग का सवाल है, ये वर्ग का सवाल जाति के सवाल से अलग नहीं है। वर्ग के सवाल को हम नकारते नहीं हैं, लेकिन वर्ग के सवाल को जाति के सवाल से आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। हमको मजदूरों के हक में आवाज बुलंद करनी है, हमको किसानों के हक में आवाज बुलंद करनी है, हमको सफाई कर्मचारी के हक में बुलंद करनी है आवाज। और इसके साथ मार्क्सवादी लोगों की बात हम सही मानते हैं कि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें उनसे यह भी पूछना चाहिए कि क्लास जो है उसका कुछ कास्ट भी है क्या? भारत में कौन लोग हैं जो सफाई कर्मचारी करते हैं, कौन लोग हैं जो खेत में काम करते हैं, कौन लोग जो हैं वो गाय पालन का काम करते हैं, कौन लोग मछली मारने का काम करते हैं, और कौन लोग बैठ के खाते हैं। यानी फूले जी की राइटिंग में वर्ग का सवाल बिल्कुल सेंट्रल है, लेकिन वर्ग का सवाल जो है वो कास्ट के सवाल से जुड़ा हुआ है। दूसरी फूले जी की सबसे अहम बात यह है कि फूले जी ने जो है उन्होंने धर्म को बहुत ही सही तरीके से समझा है। धर्म का महिमा मंडन नहीं है। फूले जी ने बार बार कहा है कि एक धर्म इंसानियत का धर्म है और एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुजनों को फंसाया जा रहा है, बहुजनों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए बहुजनों को चाहिए कि जो लूटने वाले धर्म हैं, जो लोगों का शोषण करने वाले धर्म हैं, जो लोगों को नीच दिखाने वाले धर्म हैं, जो महिलाओं को नीचे रखने वाले जो धर्म हैं, जो समाज के अंदर में भेदभाव फैलाने वाले धर्म हैं, जो समाज के अंदर में इरेशनैलिटी फैलाने वाले धर्म हैं, उससे खबरदार रहना है। और हमें ऐसे धर्म की तरफ बढ़ना है, ऐसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, ऐसी रैशनैलिटी की तरफ बढ़ना है जहां पे लोगों को न्याय मिले,
लोगों की बराबरी मिले। शिक्षा के बारे में भी बहुत ही बड़ी बात कही है कि पिछड़े इसलिए पिछड़े बने हुए हैं क्योंकि पिछड़ों को अगड़ों ने हरा दिया, उनकी सत्ता छीन ली, उनकी जमीनें छीन ली, उनकी आवाजें बंद कर ली और उनके दिमाग में अपनी बातें डाल दी। यानी मुक्ति का रास्ता तभी मुमकिन हो सकता है जब सही ज्ञान मिले, और सही ज्ञान जब आएगा तो जो गुलामी की जो मानसिकता है उससे आप बाहर निकलेंगे। और गुलामी की मानसिकता कभी भी महिलाओं को घर के अंदर में घूंघट में डाल के, महिलाओं को घर में चूल्हा चौकी तक ही समेट के नहीं हासिल हो सकता है, बल्कि महिलाओं को पढ़ा के लिखा के समाज में बराबर लाने से ही हमें गुलामी की मानसिकता से आजादी मिलेगी। और जब हम महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें दलित, आदिवासी और पिछड़े महिलाओं की बात करनी पड़ेगी। इसको भी नहीं भूलना चाहिए। बात बहुत लंबी हो गई। आखिर में मैं यही कहूंगा कि बहुजन नायकों की राइटिंग्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं कि उनके दिलों में खोट है। आप खुद पढ़िए, खुद इकट्ठा कीजिए, और अगर आप ढूंढेंगे तो आपके साथी मिलेंगे। और मैं खुशकिस्मत हूं कि पांडियान जैसे टीचर इस यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बहुत जल्दी ये हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे मौका दिया, और अपने नायकों को पहचानिए। लोहिया को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, फूले को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, और इनकी राइटिंग पढ़ के जिनको ये लोग पढ़ रहे थे इनको और पढ़िए, और इसी तरह से समाज में समता के लिए हम लोग काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।